नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। साल 2020 के 15 दिन पूरे हो गए हैं और इन 15 दिनों में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है जिससे राज्य और केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ हैं। देखा जाए तो एक्सपर्ट्स तीसरी लहर के पीक की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर इतनी तेजी से ऊपर उठेगी ये अंदाजा वो भी नहीं लगा पाए थे। लगातार तीसरे दिन हमारे देश में कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख से ऊपर हैं। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 2,68,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटों में ही देश में कोरोना संक्रमण से 402 लोगों की मौत भी हुई। जहां तक हमारे देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात है तो पिछले 24 घंटों में 1,45,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज मिले, जिनकी कुल संख्या 14,17,000 को अब पार कर चुकी है। पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण अपनी तूफानी रफ्तार से पीक की तरफ बढ़ रहा है। मतलब यह हुआ कि 14 जनवरी को हमारे देश में 2,68,833 नए संक्रमित मिले थे। 13 जनवरी को प्रतिदिन आने वाले मरीजों का आंकड़ा 2,64,202 था। 12 जनवरी को 2,47,417 नए संक्रमित मरीज मिले थे। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस महीने के अंत तक कोरोना संक्रमण अपने पीक पर होगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो बहुत डराने वाली हैं। अगर हम उन 5 राज्यों की बात करें जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं तो उनमें सबसे आगे महाराष्ट्र है, जहां 43,211 नए मरीज पिछले 24 घंटों में मिले। इसके बाद कर्नाटक में 32,793, दिल्ली में 20,718, तमिलनाडु में 23,989, पश्चिम बंगाल में 22,645 नए मरीज पिछले 24 घंटों में मिले। हमारे देश के 2 महानगर दिल्ली और मुंबई के बारे में एक्सपर्ट्स लगातार यह कहते आ रहे हैं कि 15 या 16 जनवरी तक जो केसेस दिल्ली मुंबई में आएंगे वो तीसरी लहर का पीक होगा। लेकिन अब स्थिति पहले के मुकाबले ठीक होती दिखाई दे रही है। आज जितने कोरोना संक्रमित मिले उनकी संख्या कल के मुकाबले कम है, जो एक अच्छा संकेत है। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण के 20,718 मामले सामने आए और 30 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण 30.64% की पॉजिटिविटी रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब हर 100 में से 3 व्यक्ति दिल्ली में संक्रमित मिल रहे हैं। हालांकि कल कोरोना संक्रमण के 24,383 केस मिले थे और इस तरह से मुंबई की स्थिति भी अपने पीक पर पहुंचकर अब ढलान की तरफ बढ़ रही है। यह भी अच्छा संकेत है। मुंबई में आज कोरोना के 10,661 मरीज मिले। कल मुंबई में 11,317 मरीज संक्रमित मिले थे। मतलब मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब कम हो रही है। ये संकेत राहत देते हैं। कोरोना संक्रमण की हालिया स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया। मतलब यह हुआ कि रैलियां, पदयात्रा, रोड शो पर जो प्रतिबंध 15 जनवरी तक के लिए था वो 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के समय चुनाव आयोग ने कोरोना प्रतिबंधों पर 15 तारीख को समीक्षा करने की बात भी कही थी। चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों से हुई वर्चुअल बैठक के बाद यह तय किया गया प्रतिबंध जारी रखे जाएंगे। कल समाजवादी पार्टी के ऑफिस में वर्चुअल रैली के नाम पर इकट्ठा हुई भीड़ पर फिलहाल कुछ नहीं कहा गया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की नसीहत अवश्य एक बार फिर से दी गई। चुनाव आयोग ने भी आज अपनी समीक्षा बैठक में मान लिया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ रही। इसी वजह से उसने कोरोना से संबंधित पाबंदियों को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। आठ जनवरी को चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही रैलियों, पदयात्रा और रोड शो जैसे भीड़ जुटाने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगाई गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से समीक्षा बैठक के बाद पाबंदियां जारी रखने का फैसला लिया गया। नो रोड शो। चुनाव आयोग ने रैलियों पर पाबंदियां लगाई और वर्चुअल प्रचार की सलाह दी थी। आज उसने राजनीतिक पार्टियों को प्रचार में कुछ राहत दी है। जैसे अब राजनीतिक पार्टियां किसी इंडोर हॉल में राजनीतिक सभा कर सकती हैं, लेकिन इंडोर सभागार में मीटिंग के लिए क्षमता से 50% लोग ही आ सकते हैं। इंडोर सभागार में अधिकतम 300 लोग मौजूद रह सकते हैं।
चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलकर जो बैठक की उसमें रोड शोज, पदयात्राज और पॉलिटिकल रैलीज पर तो 22 जनवरी तक बैन लगा दिया है, लेकिन एक एक्सेप्शन उन्होंने ये दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब चुनावी राज्यों में 300 जितने लोग लेकर या किसी भी हॉल के 50% कैपेसिटी तक लोगों के साथ इंडोर मीटिंग्स कर सकते हैं। इस वक्त चुनावी राज्यों में जो हालात हैं उनको देखकर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर केसेस जो है कोरोना के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जिस दिन चुनाव आयोग ने ये अनाउंस किया था कि वहां पर पॉलिटिकल रैलीज वर्चुअली की जाएंगी, उस दिन उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1.1% था और आज की डेट में ये पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.30% तक पहुंच गया है। 22 जनवरी को चुनाव आयोग एक बार फिर समीक्षा बैठक करेगा, तब एक बार फिर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने जो कोविड नियम 8 जनवरी को तय किए थे वो 22 जनवरी तक बने रहेंगे। जैसे रैलियों पर पाबंदियां होंगी, पदयात्रा, रोड शो नहीं किए जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। यादव जी के साथ आज हालांकि कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। वर्चुअल रैली के नाम से हो रहे कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इसको लेकर कुछ विशेष नहीं कहा गया। यहाँ पे आप लोग अनावश्यक भीड़ न लगाइए, कोविड-19 के गाइडलाइन का आप लोग पालन करिए, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्ती बरती है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के 250 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। अभी कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन के लिए अनाउंस किया जा रहा है और आचार संहिता जो लगी है उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन हमें कई ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं। सबके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भी चस्पा किया गया। हाँ, वो इनके कार्यालयाध्यक्ष के लिए नोटिस चस्पा है कि यहाँ पे जो भीड़ लगी है इनको क्या बताएंगे? ये कार्रवाई की जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, इतनी हुआ उसमें मुकदमा दर्ज है। 11 बजे तक जवाब देना था, वो जवाब आया क्या आपके पास? नहीं, चला गया, जवाब चला गया है। जवाब चला गया। जवाब में क्या लिखा गया सर? ये आपको जवाब जो गया है वो चला गया है, जो कार्रवाई हुई है। आज अखिलेश यादव ने कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्यकर्ताओं को विशेष सलाह भी दी। मैं जैसे ही पार्टी कार्यालय में घुसा हूं, मैं देख रहा था रास्ते में बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस चली आ रही थी। मुझे लगा कि शायद हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय पर नोटिस को चिपका दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहूँगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। हम लोग लगातार संपर्क कर करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से पूरी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है टिकट की सूची ना आए, वैसे ही A और B फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। नियमों के उल्लंघन पर EC के निर्देश पर महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। गौतमपल्ली थाने के SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को ताकीद दी है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। लोकतंत्र का पहिया चलता रहे, इसके लिए जरूरी है चुनाव चलते रहें। कुछ इसी विचार के साथ चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान चुनाव कराने का एक बहुत बड़ा निर्णय किया और इस चुनौती को स्वीकार किया। 8 जनवरी को चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन रैलियों पर प्रतिबंध के साथ ये प्रतिबंध फिलहाल और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिए गए और इसका कारण है कोरोना संक्रमण। दरअसल चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत खराब है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले 2 राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन आने वाले मामले पिछले 6 दिनों में यानी 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच 150% बढ़ गए हैं। पंजाब में प्रतिदिन आने वाले मामलों में पिछले 6 दिनों में 112% की बढ़ोतरी हो चुकी है। मतलब ये कोरोना संक्रमण की रफ्तार सुना
सुनामी से भी तेज उत्तर प्रदेश और पंजाब में नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से तो कोरोना संक्रमण के 2.5 लाख से ऊपर केस देश में आ रहे हैं और इसी कारण चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रचार को वर्चुअल मोड में ही रखने का ऐलान किया था। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है। 5 चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति। 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के ऐलान वाले दिन मतलब 8 जनवरी को 6,401 कोरोना संक्रमित थे। फिर 9 जनवरी को यह आंकड़ा 7,680 हुआ, 10 जनवरी को 8,311, 11 जनवरी को 11,068, 12 जनवरी को 13,592, 13 जनवरी को 14,735, 14 जनवरी को 15,975 संक्रमित मिले थे। मतलब हर दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले 6 दिनों में कोरोना संक्रमितों के मामले अकेले उत्तर प्रदेश में 150% बढ़ चुके हैं और ये बेहद गंभीर है। इसी तरह से 8 जनवरी को 117 विधानसभा सीट वाले पंजाब में 3,560 मामले आए। इसके बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देख 14 जनवरी को 7,554 तक पहुंच गए। मतलब पंजाब में पिछले 6 दिनों के अंदर संक्रमितों में 112% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो बहुत खतरनाक है। 70 विधानसभा सीट वाले तीसरे चुनावी राज्य उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। 8 जनवरी को यहां कोरोना के 1,560 संक्रमित मिले, जिनकी संख्या लगातार बढ़ी। 14 जनवरी को प्रतिदिन आने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,200 तक पहुंच गया। फिलहाल 10,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज उत्तराखंड में मौजूद हैं और यहां पर संक्रमित मरीज 105% बढ़ गए हैं, जो कि खतरनाक है। इसी तरह 40 सीट वाले चौथे चुनावी राज्य गोवा में 8 जनवरी को कोरोना के 1,789 संक्रमित मिले। 13 जनवरी को गोवा में कोरोना के 3,728 मरीज थे। फिर 14 जनवरी को 3,145 नए संक्रमित मिले। गोवा में 6 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75.7% बढ़ गई। खतरनाक ये भी है, 60 सीटों वाले मणिपुर में पिछले 6 दिनों में 52.6% की रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ गया। 8 जनवरी को मणिपुर में 78 मरीज थे। 14 जनवरी को 116 मरीज हो गए। यहां ये जानना भी जरूरी है कि मणिपुर की कुल आबादी ही पिछली जनगणना के हिसाब से 28 लाख है केवल। वैसे तो चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जहां भी चुनाव हो वो सुरक्षित हो, पारदर्शी हो, लेकिन कोरोना काल में संक्रमण रहित चुनाव करवाना चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने इसीलिए इस बार कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की नसीहत दी है। और ये ऐसा समय है जब कोई भी अस्पताल में खुद नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूर जानना चाहता है कि अस्पतालों में चल क्या रहा है, अस्पतालों में कोरोना के उपचार की तैयारियां कैसी हैं। तीसरी लहर के दौरान अस्पतालों में मरीजों की संख्या को लेकर जो गलतफहमी थी वो अब दूर हो रही है। हमारे देश के अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की संख्या धीरे धीरे केसेस के अनुपात में बढ़ रही है, लेकिन पहले के मुकाबले विभिन्न बड़े अस्पताल ज्यादा तैयार हैं। आज तक की टीम ने झज्जर के एम्स में जाकर तैयारियों पर अपडेट लिया है। अस्पतालों में फिर वो तस्वीर नजर आने लगी है जो कोरोना संक्रमण की पिछली 2 लहरों में नजर आई थी। कोरोना संक्रमण के दौर में अस्पताल में 2 ही तरह के मरीज हैं। एक जिन्हें कोविड है, उनके लिए अलग व्यवस्था, अलग डॉक्टर और अलग मेडिकल स्टाफ है, और दूसरे हैं बाकी बीमारियों से पीड़ित मरीज। इस वक्त हम मौजूद हैं एम्स झज्जर में, जहां पर हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि यदि कोई मरीज पॉजिटिव टेस्ट होता है तो उसका किस तरह से यहाँ पर इलाज किया जाता है। चूंकि एम्स झज्जर में कैंसर के पेशेंट्स का भी इलाज किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स के लिए अलग से रास्ता बनाया गया है, और जो पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें अलग से यहाँ पर स्क्रीनिंग एरिया में लाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो पेशेंट्स एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर आएंगे उनका यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो यहाँ पर आकर स्क्रीनिंग करेंगे पेशेंट्स का, उनकी टेस्ट देखेंगे पॉजिटिव है, और यदि पेशेंट पॉजिटिव है तो उनमें कितना संक्रमण है, कितना सीरियस है। यदि सीवियरिटी लेवल कम है पेशेंट का तो फिर उन्हें घर में होम आइसोलेशन के लिए कहा जाएगा, और यदि उनमें सीवियरिटी लेवल ज्यादा है तो उन्हें यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि एक रास्ता भी बनाया गया है। इस तरफ से पेशेंट को यहाँ से आइसोलेट करते हुए डॉक्टर्स की टीम पीपी किट द्वारा अंदर ले जाएगी। एम्स के कोरोना वार्ड में दिखने वाला मेडिकल स्टाफ पीपी किट वाले दौर में फिर लौट आया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है और कोविड ड्यूटी वाले डॉक्टर्स
पूरे दिन पीपी किट में तैनात रहते हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि वो तमाम पेशेंट्स हैं जो ओमिक्रॉन और कोरोना से संक्रमित हैं। इनके लिए सभी तरह की सुविधाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि 50 बेड में से करीब 30 बेड्स पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुके हैं। और साथ ही साथ हमने देखा पहले और दूसरे लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन की समस्या आ रही थी, इस बार ऑक्सीजन को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं की गई। ऑक्सीजन की पाइपलाइन अलग से डाली गई ताकि मरीजों को सांस लेने में कोई तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो तुरंत उन्हें ऑक्सीजन दिया जा सके। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त हर एक डॉक्टर यहाँ पर, हर एक यहाँ की जो टीम है वो 1 to 1 जाकर पेशेंट से उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनका अपडेट्स ले रहे हैं कि उनकी स्थिति में किस तरह का सुधार है। दिन रात इनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है, दिन रात इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर ये मॉनिटर्स भी लगाए गए। मॉनिटर्स के जरिए इनका दिन रात ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इनकी हार्ट बीट में तो कोई ऊंच नीच नहीं हो रही है। ये सारी चीजें यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे तैनात होकर देख रही है। जब मैं यहाँ एडमिट हुई तो मुझे काफ़ी फीवर था, 101-102 के करीब फीवर था, कफ कोल्ड, हेडेक, सीवियर हेडेक था। बट 2 दिन तो मुझे कुछ होश नहीं था, कैसी हूँ मैं कैसे नहीं, और अब मैं काफ़ी बेटर हूँ। तीसरी लहर के आने से पहले कुछ एक्सपर्ट्स का आकलन था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए हम कोरोना संक्रमित बच्चों के वार्ड में भी पहुंचे। कहा यह भी जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं बच्चों के आइसोलेशन वार्ड में, वहां पर केवल एक बच्चे का ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कोविड पॉजिटिव पाया गया है। बच्चे की स्थिति की यदि हम बात करें तो बच्चा पूरी तरह से ठीक होने की कगार पर है। पहले 2 घंटे में 1 घंटे में बुखार आया था इसे, तो इमरजेंसी लगाई थी हॉस्पिटल, उन्होंने चेक किया तो यहाँ के लिए झज्जर के लिए भेज दिया मेरे को। तो अब तो ये है कि 12 घंटे में बुखार, मतलब कल से आज बहुत अंतर है, कल कुछ था आज कुछ अंतर है, बहुत अंतर है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में अस्पतालों में व्यवस्था कमजोर दिखाई दी थी, लेकिन तीसरी लहर में अब स्थिति कुछ बदली हुई दिखती है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कोरोना के डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन पीड़ित में दिखने वाले लक्षण बहुत गंभीर नहीं है। तीसरी लहर में डॉक्टर्स भी अब धीरे धीरे चपेट में आ रहे हैं। ओमिक्रॉन क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेजियस है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा कंटेजियस है, इसलिए डॉक्टर्स की संख्या हमने देखी दिल्ली एनसीआर में भी ज्यादातर देखने को मिल रही है। ऐसे में एम्स झज्जर के डॉक्टर किस तरह से 24 घंटे पूरी तरह से तैनात होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिंस वी नो दैट वी आर ऑलवेज एट रिस्क, और हमें अपनी जान खतरे में रख के, अपनी फैमिली को भी रिस्क पे रख के, हमें अपनी ड्यूटी का ध्यान रखते हुए हमेशा पेशेंट्स के लिए अपना टाइम देना है, अपनी एनर्जी देनी है और ड्यूटी जरूर करनी है। हम तो ऐसे आइसोलेटेड कमरे में रह रहे हैं और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहन लें। जैसे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा एनर्जी रिस्क रहता है, रिस्क के साथ साथ में ड्यूटी भी नहीं होती, इसलिए हम खुद को प्रोटेक्ट करते हुए पेशेंट्स की केयर भी प्रॉपर करना ही पड़ रहा है। पीपी किट पहनते हैं, फेस शील्ड पहनते हैं, N95 मास्क पहनते हैं और उनके सेवा करते हैं, जो भी इनकी हेल्प होती है जो भी है। कोरोना की पिछले 2 लहरों में बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी बीमार हुए थे। हालांकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स अपनी तरफ से हर सावधानी बरत रहे हैं। हाँ, एक्चुअली अब चूंकि अब काफी कम्युनिटी में लोगों को है, ऑलमोस्ट हर चौथे या 5वें लोग बंदे को हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कुछ लोग होंगे, बट जितने भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो सब लोग ले रहे हैं अपने वहाँ पे। और अंदर जो भी जाते हैं, जो नॉर्मल एक प्रोटोकॉल होता है उसका कोविड के वार्ड में जाने का, तो वो सब पूरा अच्छे से फॉलो करके फिर वहाँ पे जाते हैं उसके लिए। एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर इस महीने के अंत तक अपने पीक पर पहुंचेगी और उस दौरान देश में रोज रिपोर्ट होने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या 4 से 8 लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था ही मरीजों की जान बचाने में सक्षम हो पाएगी। झज्जर से तेजश्री पुरंदरे के साथ आज तक ब्यूरो।